गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एडवांस्ड केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 13 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 14 की बात कर रहे हैं और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वो प्रोटिया सब से मिलकर बनी होती है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक, यानी कि जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध बनाते हैं, और जब पेप्टाइड बंध के साथ जब अमीनो एसिड बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हमने प्रोटीन की जनरल बात कर ली थी या प्रोटीन के सामान्य करैक्टर की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि प्रोटीन का खराब होना या प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होना, ये क्या होता है? प्रोटीन या फिर प्रोटीन के अंदर कुछ ना कुछ विकृति आना, ये क्या होता है? प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। जैसे कोई भी जीव है या कोई जीवधारी है, उसकी सेल में या उसके ऊतकों में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है या उस प्रोटीन की जो अवस्था होती है वो उसकी क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है। क्या होती है भाई? प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है। अब प्रोटीन की प्रारंभिक अवस्था में कुछ विकृति आ जाए तो वो क्या होता है? प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। क्या होता है भाई? प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। जैसे प्रोटीन की प्रारंभिक अवस्था या प्राथमिक संरचना की बात करें तो वो तो ठीक है, लेकिन जब हम तृतीयक या चतुष्क संरचना की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन की संरचनाएं हम करेंगे प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक या चतुष्क संरचना। जिसके अंदर तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना के अंदर क्या होते हैं? बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ही दुर्बल हो जाते हैं और इसलिए वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाते हैं। लेकिन प्राथमिक संरचना में ऐसा नहीं होता। प्राथमिक संरचना में जो बॉन्ड होते हैं वो मजबूत बने होते हैं। तो इस प्रकार अगर प्रोटीन की प्रारंभिक अवस्था में कुछ ना कुछ विकृति आ जाए तो प्रोटीन का क्या हो जाता है? विकृतीकरण हो जाता है, या प्रोटीन क्या हो जाती है? स्कंदित हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कंदित हो जाती है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। विकृतीकरण के कारण, विकृति किस कारण से आ सकती है? विकृतीकरण के कारण यानी कि विकृति किस किस कारणों से आती है? पहला आता है गर्म करने से। अगर प्रोटीन को गर्म कर दिया जाए तो प्रोटीन क्या हो जाएगी? स्कंदित हो जाएगी। और प्रोटीन की जो प्रारंभिक अवस्था है उसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति आ जाएगी, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। तो गर्म करने से, जैसे आप बाजार से अंडा लेकर आना और वो अंडा जो है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो प्रारंभिक अवस्था में है, और उस अंडे को क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करते हैं तो अंडे के अंदर जो जर्दी होती है वो गर्म करने से स्कंदित हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो जर्दी जो होती है वो क्या होती है? प्रोटीन होती है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर विकृति आ जाती है और वो प्रोटीन क्या होती है? स्कंदित हो जाती है। इसीलिए गर्म करने से प्रोटीन को स्कंदित किया जा सकता है। फिर उसके बाद में दूसरा, अपने जैसे बैक्टीरिया के जो प्रोटीन होते हैं वो भी गर्म करने से स्कंदित हो सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर क्या होता है? ऑपरेशन करने से पहले जितने भी डॉक्टर के जो औजार होते हैं ऑपरेशन करने के लिए, जिन जिन चीज़ों को, जिन उपकरणों को वो काम में लेता है, तो उनको पहले उबाला जाता है पानी में, ताकि बैक्टीरिया के कोई भी प्रोटीन अगर उन पे चिपके हैं तो वो क्या हो जाएंगे? स्कंदित हो जाएंगे। फिर उसके पश्चात वो डॉक्टर क्या करता है? उन उपकरणों को ऑपरेशन करने के लिए काम में लेता है। दूसरा क्या होता है? विकिरणों के द्वारा। विकिरणों के द्वारा तो प्रोटीन का विकृतीकरण विकिरणों के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर प्रोटीन के ऊपर अगर विकिरणें डाल दी जाए तो प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन होने से
उस प्रोटीन के अंदर क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीनों को विकिरणों के द्वारा स्कंदित किया जा सकता है। फिर उसके बाद में स्कंदन का जो तीसरा कारण है वो है तीसरा जो कारण है वो है कार्बनिक विलायकों के मिलाने से। तीसरा जो कारण है वो है कार्बनिक विलायकों के मिलाने से। कार्बनिक विलायकों के मिलाने से, जैसे हमारे पास है एल्कोहल हो कार्बनिक विलायक के अंदर, या हमारे पास क्या हो, एसीटोन हो। ठीक है, हम क्या करें, प्रोटीन लें और उस प्रोटीन के अंदर क्या करें, एल्कोहल को डाल दें या फिर क्या करें, एसीटोन को डाल दें। तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन के अणुओं को स्कंदित कर देंगे। तो विकृतीकरण के अंदर कार्बनिक विलायक डालने से भी विकृतीकरण हो सकता है। फिर आता है कार्बनिक विलायकों के डालने से, थ्योरी का टॉपिक है ये, बस समझना ही है आपको। अकार्बनिक विलायकों के मिलाने से, अकार्बनिक विलायक जैसे हमने क्या ले लिया, HgCl2 ले लिया, ये क्या है, अकार्बनिक विलायक है। और अकार्बनिक विलायक को जब मिलाते हैं तो उससे भी क्या होती है, प्रोटीन स्कंदित हो सकती है। जैसे HgCl2 ले लिया या फिर हम AgNO3 मिला दें तो उससे भी क्या हो सकती है, प्रोटीन स्कंदित हो सकती है या प्रोटीन में विकृति आ सकती है। तो ये थे प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। तो प्रोटीन जो किसी भी जीवधारी के अंदर या ऊतकों के अंदर जो प्रारंभिक अवस्था में होती है, उस प्रारंभिक अवस्था में कुछ चेंज आ जाए तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार गर्म करने से या फिर विकिरणों के मिलाने से या फिर कार्बनिक विलायकों के मिलाने से या अकार्बनिक विलायकों के मिलाने से हम प्रोटीन का स्कंदन कर सकते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की संरचनाओं की। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की जो संरचना होती है वो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार से हम इसे करते हैं। पहली आती है प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना। दूसरी होती है द्वितीयक संरचना, नेक्स्ट है तृतीयक संरचना, और चतुष्क संरचना। तो प्रोटीन जो होता है उसको 4 प्रकार की संरचनाओं में प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। और द्वितीयक संरचना 2 भागों में बांटा जा सकता है। अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट संरचना, प्राथमिक संरचना की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना जो होती है उसके अंदर अमीनो एसिड जो होते हैं वो सीधी श्रृंखला में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ H2N CHR और COOH, ये अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और H2N CHR और C और NH के मध्य पेप्टाइड बंध बन जाता है और CH-COOH, इसको बुलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये हम कर चुके हैं पहले भी। तो जो प्राथमिक संरचना होती है उसके अंदर इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है।
तो प्राथमिक संरचना के अंदर जो श्रृंखला होती है वो एक लंबी श्रृंखला में या रेखीय अनुक्रम में इस तरीके से जुड़ी रहती है। जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक रेखा के रूप में रेखीय अनुक्रम में जुड़ी रहती है, सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। तो इसीलिए इस संरचना को बोला जाता है रेखीय अनुक्रम की संरचना या प्राथमिक संरचना। जैसे मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 574 प्रकार के अमीनो एसिड रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं। 574 प्रकार के अमीनो एसिड एक रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं। और जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन होती है उसके अंदर 574 अमीनो एसिड आपस में रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं। अगर एक अमीनो एसिड भी वहाँ से इधर हो जाए तो मनुष्य को एक रोग होता है और उस रोग का नाम है सिकिल सेल एनीमिया रोग। सिकिल सेल एनीमिया रोग ये मनुष्य के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है और इस रोग के होने से मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। अब देखो एक अमीनो एसिड इधर से इधर हो गया तो मनुष्य को सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया और उससे क्या हो जाएगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उन सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो स्कंदित हो जाता है, यानी कि प्रोटीन के अंदर क्या आ गई, विकृति आ गई, हीमोग्लोबिन स्कंदित हो गया। स्कंदित होने से जो सेल्स होती है वो फट जाती है और उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी प्राथमिक संरचना से संबंधित बात। और प्राथमिक संरचना के अंदर हमने बात की हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड 574 अमीनो एसिड ऐसे रेखीय क्रम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में जड़े रहते हैं। अगर एक अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है तो मनुष्य को सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है और उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि प्रोटीन में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेल्स के अंदर से स्कंदित हो जाता है और उससे सेल्स क्या होती है, फट जाती है और फटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्राथमिक संरचना से संबंधित बात थी। अब हम बात करते हैं द्वितीयक संरचना की। किसकी बात करते हैं हम? द्वितीयक संरचना की। द्वितीयक संरचना के अंदर दो संरचना होती है। एक होती है अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरा होती है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना जो होती है वो इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में पाई जाती है। यहाँ सी डबल बॉन्ड O और NH इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, यहाँ बॉन्डिंग करते हैं, फिर यहाँ बॉन्डिंग करते हैं और यहाँ बॉन्डिंग करते हैं। तो ये संरचना हेलिक्स के फॉर्म में पाई जाती है। आपको संरचना नहीं बनानी इस तरीके से, इसको अगर सही तरीके से बनाएं तो ऐसे होती है ये। इस तरीके से यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ वाले NH के साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा। प्राथमिक संरचना में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दूर दूर थी ये हेलिक्स की फॉर्म में आकर के एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स संरचना कहा जाता है। इसके अंदर सी डबल बॉन्ड O और NH के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग होने से ये जो बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। और इस संरचना को मिस्की व पोलिंग नामक वैज्ञानिक था, मिस्की और पोलिंग नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने इस संरचना को बताया था अल्फा हेलिक्स संरचना को। बीटा प्लेटेड संरचना जो होती है वो इस प्रकार होती है, प्लेट्स के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। जैसे यहाँ बॉन्डिंग हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, इसमें यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। इस तरीके से सी डबल बॉन्ड O और NH के मध्य बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये जो बीटा प्लेटेड संरचना क्यों बोला जाता है,
क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है, सीट के रूप में पाई जाती है, इसलिए इस संरचना को बोला जाता है बीटा प्लेटेड सीट संरचना। और ये सीट जो होती है वो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए इसको बोला जाता है बीटा प्लेटेड सीट संरचना। प्रोटीन की जो संरचना होती है वो 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक संरचना के अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सीधे रूप में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन 574 अमीनो अम्लों को व्यवस्थित रखता है। एक अमीनो अम्ल की पोजीशन चेंज हो जाए तो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। द्वितीयक संरचना 2 प्रकार की होती है। अल्फा हेलिक्स संरचना हेलिक्स के रूप में पाई जाती है और इसको मिस्की व पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। बीटा प्लेटेड सीट संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सीट के रूप में व्यवस्थित होती है जो आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसे बोला जाता है बीटा प्लेटेड सीट संरचना। इसके साथ ही हम आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।